हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। जैसा कि हमें उम्मीद थी नहीं, लेकिन आपने उस उम्मीद को पूरा किया। हम आपके बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं कि आपने 10 के डोज की जो क्लास की शुरुआत की गई है, इसका सपोर्ट जिस तरह हमने मांगा था तो कुछ हद तक तो आपने सपोर्ट किया है। अभी ये सपोर्ट बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि 10 का डोज अब आपको रोज़ मिलेगा। 10 का डोज आपकी ज़िंदगी सच में बदल देगा। आपको अभी फील हो रहा होगा कि सर अपनी क्लास चलाने के लिए बोल रहे हैं कि 10 का डोज लो, लेकिन नहीं बेटा, जिस दिन आप पेपर देने जाओगे उस दिन आप समझ पाओगे कि 10 का डोज कितना महत्वपूर्ण है। जब आप पेपर में बैठोगे और आपको हूबहू यही प्रश्न देखने को मिलेंगे, तब आप कहोगे कि सर की बात सही थी और 10 का डोज हमारे लिए एक ये कह सकते हैं रामबाण दवा साबित होगी ना। ऐसा डोज चलने वाला है कि कोई भी पेपर बाकी नहीं रह जाएगा, कि किसी भी पेपर में मेरे पढ़ाए हुए प्रश्न आए, क्योंकि पेपर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से ही बनता है, बस उनको थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। अगर हम लोगों ने क्वेश्चंस पे बेहतरीन पकड़ बना रखी है तो वो कुछ भी बदले लेकिन हम कर ले जाएंगे ना। तो 10 का डोज, कल की क्लास बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ थी और आज की क्लास और भी बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ होगी। अब धीरे धीरे जो हम लोग 2022 के पेपर जितने भी हो रहे हैं, सभी पेपर से सभी चैप्टर्स को कवर करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो ये 10 का डोज अब रेगुलर वे में रोज़ मिलेगा और आप रोज़ लोगे और आपकी लाइफ बदलते हुए नज़र आएगी। आपको लगेगा कि मुझे मैथ तैयार होती जा रही है। मैथ तैयार करने का अगर कोई भी तरीका है तो रोज़ सुबह 8 बजे 10 का डोज लो। सारे चैप्टर्स धीरे धीरे करके आपको तैयार हो जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सारे चैप्टर्स कब हमें तैयार हो गए। चलिए फिर स्टार्ट किया जाए 10 का डोज। आज की क्लास बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन जो होगा वो यूपीएसआई 2022 में आया है। चलिए, पहला प्रश्न यूपीएसआई 2022 में। प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है एक कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं की संख्या के बीच का अनुपात 21:22 है। मतलब एक कॉलेज में मेल और फीमेल का जो रेशियो दिया गया है वो कितना दिया गया? 21:22 दिया गया है। ठीक है, यही तो कहा, एक कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं की संख्या के बीच जो अनुपात है वो कितना है? 21:22 है। यही है। फिर कह रहा है यदि पुरुषों की संख्या में 20% की वृद्धि की जाए, यदि पुरुषों की संख्या में 20% की वृद्धि हुई है ना, और महिलाओं की संख्या में 30% की वृद्धि हुई, तो नया अनुपात क्या होगा? तो नया अनुपात क्या होगा? क्या कहा? पुरुषों की संख्या में 20% की वृद्धि हुई, तो जब भी प्रतिशत वृद्धि होगी तो उसको 100 में जोड़कर बढ़ाते हैं। प्रतिशत में जब भी वृद्धि हो तो उसको 100 में जोड़ के बढ़ाओ, जब भी कमी हो तो 100 में घटा के। ठीक, जब भी वृद्धि होगी तो उसको 100 में ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये प्रतिशत का नियम है। अब ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए, और महिलाओं की संख्या में 30% की वृद्धि हुई तो इसमें 130 से गुणा कर दीजिए। ये 1 0 से 1 0 काट दीजिए, फिर ये काट दीजिए 2 छंग 12 और ये काटिए 2 1 9 2 2 1 9 2। 6 का गुणा करिए 6 1 9 6 6 दूनी 12। 11 का गुणा करिए 11 3 33 का 3 हाथ से लगेगा 3 11 1 9 11 3 14। रेशियो कितना बनेगा? 126 रेशियो 143। ये नया वाला रेशियो आ गया। बताइए, कोई डाउट है? प्रश्न बहुत बड़ा, सॉल्यूशन जो है वो बहुत छोटा ना। प्रश्न जितना बड़ा था उससे कम में हम लोग सॉल्व कर ले गए। जो भी कहा था मैंने वही किया। उन्होंने कहा पुरुष और महिलाओं के संख्या का अनुपात दिया गया। क्या अनुपात दिया गया था? 21:22 दिया गया था।
फिर उन्होंने कहा यदि पुरुषों की संख्या में 20% की वृद्धि की जाए, तो हमने पुरुषों की संख्या में 20% की वृद्धि कर दिया, मीन्स कितना कर दिया 120। जब भी प्रतिशत में वृद्धि होती है तो उसको 100 में जोड़ते हैं, और जितनी कमी होती है उसको 100 में घटाते हैं। तो 20% की वृद्धि हुई तो 120 से गुणा किए, महिलाओं की संख्या में 30% की वृद्धि हुई तो 130 से गुणा किए, दोनों के कैलकुलेट कर लिए, आपका आंसर आ गया 126/143 नया वाला। अगला प्रश्न लिया जाए, बहुत ही अच्छा प्रश्न था, यूपीएसआई 2022 के पेपर में आया था। चलिए अगला प्रश्न फिर यूपीएसआई 2022 के पेपर में। नेक्स्ट प्रश्न फिर से यूपीएसआई 2022 क्या कह रहा है, एक धनराशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज के तहत अपने आप की 2 गुनी हो जाती है, यह कितने वर्षों में अपने आप की 52 गुनी हो जाएगी। कोई एक धनराशि है जो 3 वर्षों में कितने गुनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। 3 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, यह कितने वर्षों में अपने आप की 52 गुनी हो जाएगी। तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखिएगा, T1/T2 इक्वल टू N1 - 1/N2 - 1। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। N1 जो होता है, N होता है ये गुना होता है, और T जो होता है ये हमारा समय होता है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब चलिए पुट करते हैं जो कहा। पहला समय क्या है, 3 वर्षों में, मीन्स पहला समय T1 3 वर्षों में कितना, 2 गुनी, बराबर में पहला 2 गुनी मतलब 2 - 1, कितने वर्षों में, मतलब T2 हमसे पूछा है कितने गुनी हो जाएगी, 52 गुनी, 52 - 1, तो ये हो जाएगा 3/T2 इक्वल टू में 2 से 1 घटाओगे 1, 52 से 1 घटाओगे तो 51, इस T2 का गुणा इसमें कर देंगे तो T2 हो जाएगा, इस 3 का गुणा इसमें कर देंगे तो 3 × 9 3, 3 × 25 15, तो कितने वर्षों में, 153 वर्षों में ये 52 गुनी हो जाएगी। बताइए भैया कोई डाउट कहीं पर? बताओ। तो T1/T2 बराबर N1 - 1/N2 - 1। तो हमने कहा उन्होंने पहला समय दिया था 3 वर्षों में कितनी, 2 गुनी। पहला समय है 3 वर्षों में 2 गुनी, तो पहले समय की जगह T1 की जगह 3 रख दिया, 2 गुनी तो N1 की जगह पे 2 रख दिया। फिर कहा कितने वर्षों में, तो हमने कहा T2 वर्षों में कितने गुनी, 52 गुनी, तो 52 - 1 रख दिया, कैलकुलेट कर दिया, आंसर आ गया 153। बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, मतलब अप्रॉक्स पेपर में ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ये प्रश्न आपको ज़्यादातर पेपर में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ें, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। फिर कह रहा है, देखिए प्रश्न कहाँ आया, CGL मेंस 2022। देखिए CGL मेंस 2022 और आप कहोगे CGL मेंस 2022 का प्रश्न इतना आसान। चलिए कह रहा है प्रथम 148 समधनात्मक संख्याओं के औसत तथा प्रथम 129 विषम धनात्मक संख्याओं के औसत के बीच अंतर क्या होगा। मतलब पहली 148 सम संख्याओं का औसत और पहली 129 विषम संख्याओं का औसत, फिर उन दोनों का अंतर। आपको क्या बताना है, प्रथम 148 सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत पहले आपको ये निकालना है। फिर आपको निकालना क्या है, प्रथम 129 विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत, फिर इन दोनों को माइनस करके आपको आंसर बताना है ना। यही तो कहा, प्रथम 148 सम संख्याओं का औसत
प्रथम 129 विषम संख्याओं के औसत के बीच अंतर क्या होगा। पहले प्रथम 148 सम संख्याओं का औसत निकालो, फिर प्रथम 129 विषम संख्याओं का औसत निकालो, फिर इन दोनों के बीच जब औसत निकल के आए तो उन दोनों का अंतर बताना है आपको। अब समझिएगा पहले एक बात को समझिएगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है। मैं 3 फॉर्मूले लिख रहा हूं, इनको हमेशा ध्यान रखिएगा। प्राकृतिक संख्याओं का औसत होता है n+1/2। ये प्राकृतिक संख्याओं का औसत होता है। अब प्रथम n सम संख्याओं का औसत क्या होता है। सम संख्याओं का औसत होता है n+1। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या होता है। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत होता है n। ये तीनों फॉर्मूले बाबू ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आपको क्वेश्चंस आसानी से आप सॉल्व कर सकोगे अपने पेपर में, ठीक है। तो प्रथम n सम संख्याओं का औसत क्या होता है n+1। तो यही तो कहा प्रथम 148 का मतलब ये क्या है, n की बात कर रहा है। यहाँ पे n ही तो है। तो प्रथम n सम संख्याओं का औसत क्या होता है n+1, मतलब जो संख्या होगी उसमें 1 जोड़ देंगे। तो प्रथम 148 सम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा 148 + 1 मतलब कितना 149 हो जाएगा। और प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या होता है n ही होता है। विषम संख्याओं का औसत जो संख्या होगी वही होगा। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या होता है n ही होता है। तो प्रथम 129 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा 129 ही होगा। फिर इन दोनों का अंतर कितना आएगा 149 से 129 घटा दो 20, ये आपका उत्तर आएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये भी बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब। जल्दी से नोट करिए, जल्दी से सब लोग नोट करिए, और कहीं पर कोई डाउट हो तो पूछिए। ये तीनों फार्मूले को अपने माइंड में सेट कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक। जब भी प्रथम n विषम संख्याओं का औसत कहेगा तो जितनी संख्याएं कहेगा वही उसका औसत होगा। तो प्रथम n विषम संख्याओं का औसत कहा तो औसत क्या होगा n। तो प्रथम 129 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा 129। विषम संख्या में औसत वही होता है जितनी संख्या कहता है, और सम संख्या में जितनी संख्या कहता है उसमें 1 जोड़ दिया जाता है, बस और कुछ नहीं होता। बताइए कोई डाउट, सबको समझ में आ रहा है भैया? कहीं पर कुछ भी ना समझ में आ रहा हो तो जल्दी से कमेंट करके बता दो। अगर आपने कहीं से भी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस मैथ की ज्वाइन की हैं तो आपको 100% ये क्लासेस समझ में आएंगी, कुछ भी अलग नहीं होगा, सब कुछ वही होता है, मैथ में कुछ भी डिफरेंट नहीं होता। चलें आगे बढ़ा जाए, आइए। ये देखिए एक और बेहतरीन प्रश्न, मतलब इतने बड़े प्रश्न होंगे, उसके बाद इनको कितनी आसानी से सॉल्व किया जाएगा आपको ये समझना है। यह भी प्रश्न देखिए CGL मेंस 2022 में आया हुआ। अब इस प्रश्न को कैसे करते हैं, कह रहा है, सुनते जाइएगा भैया। कह रहा अकेला A, यहाँ पे A लिखिएगा, अकेला A एक काम को 11 दिनों में कर सकता है, B अकेला उसी काम को 22 दिनों में कर सकता है, C अकेला उसी काम को 33 दिनों में कर सकता है। वे निम्नलिखित तरीके से काम करते हैं। दिन A + B काम करते हैं, दिन B + C काम करते हैं, दिन C + A काम करते हैं, दिन 4 A + B काम करते हैं, और वे इसी तरह आगे भी काम करते हैं। कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। बहुत ही मतलब इस प्रश्न को देख के आपको एक बार डर लग रहा होगा कि सर जी प्रश्न बहुत कठिन है। प्रश्न बिल्कुल नहीं कठिन है, प्रश्न बहुत ही ज़्यादा आसान है। क्या हुआ अब क्लियर? चलिए अब समझिएगा कैसे कैसे करना है। कह रहा है A एक काम को कितने दिनों में करेगा 11 दिनों में, B एक काम को कितने दिनों में करेगा 22 दिनों में, C एक काम को कितने दिनों में करेगा 33 दिनों में। इन तीनों का आप एलसीएम ले लो तो एलसीएम कितना होगा 66। यही काम हमें करना, मीन्स ये टोटल वर्क है लेकिन हम इसको टोटल मनी मानते हैं। मीन्स हमारे पास 66 रुपये हैं, 66 रुपीज़ हैं जिसे हमें खर्च करना है। और खर्च कैसे करना है उसका नियम इन्होंने बताया है।
ठीक है, इस तरह हमें खर्च करना है। हमारे पास टोटल कितने रुपए हैं? 66 रुपए हैं। जो इसका एलसीएम आए यही हमारा टोटल वर्क होता है, लेकिन इसको हम टोटल वर्क ना कह के क्या कहेंगे? टोटल मनी कहेंगे। अब समझिएगा, तो 11 छक्का 66, 22 त्या 66, 23 दूना 66। अब ये कह सकते हैं कि ए की जो क्षमता है वो 6 है। मीन्स ए जो है एक दिन में 6 रुपए खर्च करता है, तो 66 रुपए खर्च करने में कितने दिन का समय लेगा? 11 दिन का। यही तो कहा, अकेला ए एक काम को 11 दिनों में कर सकता है। मीन्स अगर ए एक दिन में 6 रुपए खर्च करता है तो टोटल 66 रुपए खर्च करने में कितने दिन लगेंगे? 11 दिन लगेंगे। अगर बी अकेला एक दिन में 3 रुपए खर्च करता है तो 66 रुपए खर्च करने में कितने दिन लगेंगे? 22 दिन लगेंगे। अगर सी अकेला एक दिन में 2 रुपए खर्च करता है तो 66 रुपए खर्च करने में कितना दिन का समय लगेगा? 2 दिन का समय लगेगा। मीन्स ये सबकी कैपेसिटी आ गई, ये इनकी क्षमता है। तो ए की क्षमता कितनी है? 6 है, बी की क्षमता कितनी है? 3 है, और सी की क्षमता कितनी है? 2 है। ये सबकी क्या है? क्षमता आ गई। और जब क्षमता आ जाएगी तो आप ये समझ जाओ कि आपका उत्तर भी आ गया, फिर आपके उत्तर में कुछ नहीं रह गया। अब उन्होंने जिस तरह कहा है उस तरह रुपए खर्च कराओ। चलो आओ, पहले दिन कौन आता है? पहले दिन आता है ए प्लस बी। अगर पहले दिन ए प्लस बी आते हैं तो ए एक दिन में कितने रुपए खर्च करता है? 6 रुपए, और बी एक दिन में कितने रुपए खर्च करता है? 3 रुपए। तो टोटल 9 रुपए खर्च होंगे कितने दिन में? एक दिन में। ये दिन है और ये खर्च है। मतलब पहले दिन ए और बी मिलके खर्च करते हैं। आपके पास टोटल 66 रुपए हैं, इसे हमें खर्च करना है। ये सबकी खर्च करने की क्षमता है कि ए एक दिन में 6 रुपए, बी एक दिन में 3 रुपए, सी एक दिन में 2 रुपए। पहले दिन ए और बी मिलकर खर्च करते हैं। तो ए प्लस बी, ए की जगह पर 6 रखो, बी की जगह 3 रखो। पहले दिन 9 रुपए खर्च हो गए, दोनों लोग मिलकर खर्च किए। दूसरे दिन कौन आता है? बी प्लस सी खर्च करते हैं। बी 3 रुपए और सी 2 रुपए, 5 रुपए फिर खर्च हो गए दूसरे दिन। एक दिन में 5 रुपए फिर खर्च हो गए। तीसरे दिन कौन आता है? सी प्लस ए आता है। सी कितने रुपए? 2 रुपए। ए कितने रुपए? 6 रुपए। अब कितने रुपए खर्च हो गए? 8 रुपए एक दिन में। अब इसके बाद देखो ए प्लस बी फिर आएगा, मतलब ए प्लस बी फिर आएगा, फिर बी प्लस सी आएगा, फिर सी प्लस ए आएगा। अब ये कंटिन्यू वे में रुपए खर्च करते रहेंगे जब तक आपके 66 रुपए पूरे के पूरे खर्च नहीं हो जाएंगे। आपको पूरे के पूरे रुपए खर्च करना है, बचाना नहीं है। अब समझिएगा, अब एक बात को समझना, अगर इसका टोटल किया जाए तो 9 और 1 10 4 14 8 22 रुपए खर्च हो गए कितने दिन में? 3 दिन में 22 रुपए खर्च हो गए। हमें खर्च कितने रुपए करना है? 66 रुपए। तो 3 इधर गुणा कर दें तो 22 त्या 66 रुपए खर्च हो गए। तो 3 से इधर भी गुणा कर दो तो 9 दिन में कितने रुपए खर्च हो गए? 66। आपके पास कितने रुपए थे? 66 रुपए थे। कितने दिन में खर्च हो गए? 9 दिन में। आपका आंसर आ गया 9 दिन। बताइए, कोई समस्या? कितना आसान था ना? जितना लैंग्वेज कठिन थी उससे आसान प्रश्न था। मेथड यही लगाना, आसानी से सॉल्व होगा। मेथड बदलना नहीं, बहुत ही लाजवाब मेथड है। सिर्फ और सिर्फ पहले कैपेसिटी बनाना है, क्षमता बन जाएगी। उसके बाद आप जिस तरह बोले उस तरह रुपए खर्च करते चले जाओ और आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है भैया। जिन्होंने वर्क एंड टाइम पढ़ रखा है उन्हीं को समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि ये जो है ये 10 का डोज है और 10 का डोज आपके पेपर में कमाल करेगा। तो कमाल वैसे ही करेगा जब अच्छे प्रश्न पढ़ाए जाएंगे। और मैं कोई भी ऐसा वैसा प्रश्न नहीं पढ़ाऊंगा। सभी प्रश्न जो होंगे वो पेपर के आए हुए होंगे। आप पेपर के प्रश्न को चेक कर सकते हैं क्या सच में ये आया है या नहीं आया है। जितना बड़ा प्रश्न था उतनी आसानी से सॉल्व हो गया। आगे बढ़ाया जाए, चलिए जल्दी जल्दी पढ़ते रहिए। आइए, कह रहा 53 से 97 तक की कितनी संयुक्त संख्याएं हैं? 53 से 97 तक की कितनी संयुक्त संख्याएं हैं, ये पूछा। अब सबसे पहले आप ये बताओ कि संयुक्त संख्या क्या होता है। आप बताइए जल्दी से, संयुक्त संख्या क्या होता है?
नहीं बता पाओगे? संयुक्त संख्या वह संख्या होती है जो एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, संयुक्त संख्या कहलाती है। संयुक्त संख्या वह संख्याएं होती हैं जो एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, संयुक्त संख्या कहलाती हैं। अब इसमें पूछा 53 से 97 तक की कितनी संयुक्त संख्याएं हैं। सबसे पहले आप ये बताओ कि 53 से 97 तक की टोटल संख्याएं कितनी होंगी। 53 से 97 तक की टोटल संख्याएं कितनी होंगी? 45। टोटल 45 संख्याएं होंगी। 53 से 97 तक की टोटल संख्या निकालो। जैसे 1 से 100 तक की टोटल 100 संख्याएं होती हैं, ठीक। अब अगर कहा जाता कि 50 से 100 तक की टोटल कितनी संख्याएं होंगी? 51 से 100 तक की टोटल कितनी संख्याएं होंगी? तो आप बताते कि 50 संख्याएं होंगी, ठीक। अब इसमें लिया कहाँ से? 53 से, तो एक 51 छोड़ दिया, एक 52 छोड़ दिया, 2 संख्याएं इधर छोड़ दिया। और इधर कहाँ तक लिया? 97 तक की, तो 98, 99, 100, 3 संख्याएं इधर छोड़ दिया। टोटल जब 5 संख्याएं छोड़ दिया तो बची कितनी? 45। तो 53 से 97 के बीच में टोटल कितनी संख्याएं हैं? 45 हैं। अभी आपको बताना है कि कितनी संख्याएं वे हैं जो संयुक्त संख्या हैं। और संयुक्त संख्या वे संख्याएं होती हैं जो एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, संयुक्त संख्या कहलाती हैं। अब समझिएगा, ये 45 संख्या में संयुक्त संख्या भी होंगी, संयुक्त संख्या होंगी और अभाज्य संख्या होंगी। अगर इन संख्याओं से अभाज्य संख्या को बाहर निकाल दिया जाए तो संयुक्त संख्या पता चल जाएंगी। क्योंकि अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्या मीन्स प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक से बड़ी हों, जो एक से बड़ी हों एवं एक एवं अपने के अलावा, एक एवं अपने के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, वे अभाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? एक से बड़ी वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा, जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, वो होती हैं अभाज्य संख्या। और संयुक्त संख्या होता है जो एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, संयुक्त संख्या होती है। तो अब समझिएगा भैया, 1 से 100 के बीच में टोटल 25 अभाज्य संख्या होती है और 50 से 100 के बीच में टोटल 10 अभाज्य संख्या होती हैं। 1 से 50 के बीच में टोटल 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक। तो आपके पास जो संख्याएं वो कहाँ से हैं? 53 से 97। अब समझिएगा, 50 से 100 के बीच में टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं? 10 ना। तो अब आप कहोगे सर जी संख्याएं तो 53 से 97 तक ली गई, तो 51 जो है आपका अभाज्य संख्या नहीं है, 52 आपका अभाज्य संख्या नहीं है। और इधर जब 97 के उधर जाओगे तो 98, 99, 100 ये सब आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। तो आपके पास जो 50 से 100 के बीच में अभाज्य संख्या है, तो संयुक्त संख्या जैसे हमें निकालना है तो अभाज्य संख्या को माइनस कर दिया जाए, तो टोटल संख्याएं आपके पास 45 हैं। और 50 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है? 10। तो कितनी संख्याएं संयुक्त संख्या होंगी? 35। बहुत ही अच्छा प्रश्न ये भी है, बिल्कुल नया प्रश्न है, सीजीएल मेंस 2022 के पेपर में। भैया हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने 53 से 97 के बीच की संख्याएं निकाली कि कितनी संख्याएं हैं, ठीक। टोटल 45 संख्याएं थी। हमने कहा कि इसमें हमें संयुक्त संख्या बताना है। अगर इन टोटल संख्याओं से अभाज्य संख्याएं बाहर कर दी जाएं तो हमें संयुक्त संख्या पता चल जाएगा। फिर हमें एक बात पता है कि 50 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 10। तो 45 से जब 10 माइनस कर दोगे जो 35 संख्याएं बचेंगी वो क्या होंगी? संयुक्त संख्याएं होंगी। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये भी। चलें आगे बढ़ा जाए भैया, समझते चलिएगा एक एक चीज़ को। आइए अगला प्रश्न लगाइए जल्दी से, सीजीएल मेंस 2022।
बताइए क्या कह रहा है प्रश्न? प्रश्न कह रहा है कि रोहित की आय 32,000 है। रोहित की आय कितनी है? 32,000 रुपये है। यदि उसका खर्च कुल आय का 30% है, तो कुल आय हमारी कितनी? 32,000। इसका 30% अगर हम खर्च कर देते हैं, देखिए हमेशा आपके प्रतिशत में जो आय होती है वो हमेशा 100% होती है। प्रतिशत में अगर बात की जाए तो एक गांव की जनसंख्या हो या किसी कॉलेज के विद्यार्थी हो या आपकी आय हो, वो हमेशा 100% होती है। ठीक है, आप समझिएगा, यदि उसका खर्च कुल आय का 30% है तो रोहित की बचत कितनी है? अगर आपकी आय 100 है और आप इसमें से 30% खर्च कर देते हो तो आपने बचाया कितना? 70% बचाया। ठीक, तो रोहित की बचत पूछी गई। रोहित की आय कितनी है? 32,000 रुपये। बचत पूछा तो इसका 70% निकाल दो, बचत आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। 7 जीरो एम 0, 7 जीरो एम 0, 7 दूनी 14 का 4 हाथी लगा 1, 7 एक 21, 1 22। रोहित की बचत कितनी आ गई? 22,400 रुपये आ गई। बताइए कोई डाउट? बिल्कुल, कितने आसान क्वेश्चन सीजीएल मेंस 2022 के पेपर में पूछे गए। आसान क्या कठिन क्वेश्चंस होते ही नहीं, बस हम उनके क्वेश्चंस को समझ नहीं पाते हैं। कोई कठिन प्रश्न नहीं पूछता। उसने कहा था कि रोहित की कुल आय 32,000 रुपये है। रोहित जो है अपनी आय का 30% खर्च कर देता है, तो उसने बचाया कितना? हमने रोहित की आय को 100% मान लिया। हमने कहा अगर वह इसका 30% कम खर्च कर देगा, तो अगर 100 का 30 खर्च कर दिया तो बचा कितना? 70। तो रोहित की आय टोटल कितनी? 32,000। इसका 70% हमने खर्च कर दिया तो बचाए कितना? 22,400 रुपये। बताइए कोई डाउट आपको? चलें आगे बढ़ा जाए। चलिए भैया आइए, कह रहा है एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 5:13:12 के अनुपात में हैं। हमने कहा कि त्रिभुज की 3 भुजाएं A:A:B:C हैं। ये कह दें कि 5:12:13 के अनुपात में हैं। ये त्रिभुज हो गई और इनकी 3 भुजाएं 5:12:13 के अनुपात में हैं। अच्छा क्या हुआ? अब बताओ, अब समझ में आ रहा है? अब दिखाई दे रहा भैया? कोई डाउट? उसने कहा कि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, वो 5:13:12 के अनुपात में है। हमने त्रिभुज की 3 भुजाओं को 5:12:13 के अनुपात में लिख दिया। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण क्या है? अब उस ट्रायंगल का सबसे बड़ा एंगल बताना है। उस ट्रायंगल का सबसे बड़ा एंगल बताना है। अब भैया जैसे कि ये अगर बात की जाए 5:12:13, तो 5:12:13 जो है ये हमारा ट्रिपलेट है। और ट्रिपलेट जब होता है तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, मीन्स समकोण त्रिभुज बनता है। जैसे ये 5 होगा तो ये 12 होगा, ये 13 होगा। अब आप ट्रिपलेट पहचानोगे कैसे? तो ट्रिपलेट होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। ये हमारा ट्रिपलेट होता है। मीन्स बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो जब आप बेस का स्क्वायर करो और परपेंडिकुलर का स्क्वायर करो, दोनों का स्क्वायर करके जब सम करो तो वो हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो वो हमारा क्या कहलाता है? राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है और वही हमारा ट्रिपलेट होता है। ठीक है, तो ये 5:12:13 एक ट्रिपलेट है। ठीक है, बेसिक ट्रिपलेट है, सभी बच्चों को पता होगा। तो यहाँ पे ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 90 डिग्री का कोण होता है और ये दोनों कोण क्या होते हैं? 45 डिग्री और 45 डिग्री के होते हैं। तो सबसे बड़ा कोण कौन सा हो जाएगा? 90 डिग्री वाला हो जाएगा। बताइए कोई डाउट? ये भी प्रश्न सीजीएल मेंस 2022 के पेपर में आया। प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं। थोड़ी सी लैंग्वेज अगर क्लियर हो तो हमारे प्रश्न कभी भी गलत नहीं होंगे।
जैसे हमने देखा कि 5, 12, 13 मेरा माइंड सीधे और सीधे किस पे गया, ट्रिपलेट पे गया। ट्रिपलेट पे गया, जैसे मैंने ट्रिपलेट सोचा तो हमारे दिमाग में बिना लगाए प्रश्न का आंसर आ गया 90 डिग्री, क्योंकि हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल में एक कोण 90 डिग्री का होता है और दो कोण न्यून कोण होते हैं वो 45 डिग्री के होते हैं। ठीक है, ऐसे पढ़ा करो, एक एक पॉइंट को स्पष्ट रखा करो, जिससे पेपर में शायद आपको प्रश्न ना लगाना पड़े। और भैया एक बात हमेशा ध्यान रखो कि ये जो 10 का डोज है ये थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन के साथ चलेगी तब ज़्यादा मज़ा आएगा। आप भी मज़े लेते हुए पढ़ते रहो और 100% बता रहा हूँ 10 का डोज आपके पेपर में कमाल करेगा, ये मेरी गारंटी है। संघर्ष करना मत छोड़ो। आप एक संघर्ष की बात अगर सीखना है तो मच्छर से सीखो। अब आप कहोगे सर मच्छर से हम ऐसी क्या संघर्ष की बात सीखें, मतलब मच्छर से भी कोई संघर्ष की बात सीखने की ज़रूरत आती है। बेटा आप याद करो कि मच्छर अपने जो ये मॉस्किटो हैं ये अपने लाइफ में कितना संघर्ष करने के बावजूद भी आज भी जिंदा हैं कि नहीं। रात में सोने नहीं देते। कल रात में जब मैं सो रहा तो मैंने तब मेरे माइंड में ये बात आई कि ये मच्छरों ने कितना संघर्ष किया होगा, क्योंकि एक समय में ऑल आउट कंपनियाँ ऑल आउट वालों ने ऑल आउट बनाया, कहा इससे मच्छर मर जाएंगे, नहीं मरे। मच्छरों ने मीटिंग की और कहा कि हमारे लिए एक दवा बनाई गई, कुछ ऐसा संघर्ष करना है कि हमारी आने वाली पीढ़ी जिंदा रहे, इसलिए हमें इस ऑल आउट से बचने के लिए कोई ऐसी दवा बनानी होगी जिससे हमारी जान न जाए। आज मच्छर जिंदा है। फिर ऑल आउट के बाद एक वो आया फास्ट गार्ड, कहे फास्ट गार्ड जलाइए और मच्छर भगाइए, मतलब मच्छर मर जाएंगे। फास्ट गार्ड आया, तुरंत फिर मच्छरों ने मीटिंग की और कहा अब एक नई कंपनी आ गई फास्ट गार्ड, उन्होंने फिर संघर्ष जारी रखा और आज फिर वो जिंदा है। मतलब जो लगातार संघर्ष करेगा, जो लगातार मेहनत करेगा उसे सफलता जरूर मिलेगी। मच्छरों ने अगर हार नहीं मानी और उन्होंने संघर्ष करके आज सभी कंपनियों को ये बता दिया, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां उनके मच्छरों के आगे हार मान ली, और वो हार इसलिए मान ली क्योंकि उन्होंने ऐसी दवा बनाने का प्रयास किया कि मच्छर रह ही ना जाएं, लेकिन मच्छर उनसे आगे मीटिंग पे मीटिंग किए और अपने जो जीवन है, अपने जो भविष्य को बचाए रखे। आज और अगर आप भी उसी तरह से मेहनत करोगे ना तो आप अपने भविष्य को बचाते हुए, संघर्ष करते हुए, जीवन की संघर्ष की लड़ाई करते हुए एक दिन 100% सफलता हासिल करोगे, ये गारंटी है। आप सोचो कि कितनी बड़ी कंपनियां उन मच्छरों के लिए दवा बनाती हैं, लेकिन आज वो सारी कंपनियों की दवाइयाँ फेल हो गई। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने लगातार संघर्ष किया, लगातार मेहनत किया। अगर आप लगातार संघर्ष करोगे, लगातार मेहनत करोगे तो आपको कोई मार नहीं सकता, आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता, आपको सफल होने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो आपको भी लगातार मेहनत करना हो। 10 का डोज सच में कमाल करेगा, विश्वास रखो, 100% गारंटी है। आप आइए अगला प्रश्न लीजिए। ये भी एक बहुत अच्छे प्रश्नों में गिना जाएगा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न ये भी है, पढ़िए जल्दी से। कह रहा 3 वर्ष पहले रमन का वेतन 45,000 रुपये था। उसके वेतन में पहले, दूसरे तथा तीसरे वर्ष में क्रमशः 10%, A% तथा 20% की वृद्धि की गई। रमन की वर्तमान आय इतने रुपए है तो A का मान क्या होगा? ठीक है, अब भैया समझना, एक बार कहा कि 10% की वृद्धि की गई पहले वर्ष, और दूसरे वर्ष कह रहा कि A% की वृद्धि की गई, और तीसरे वर्ष 20% की वृद्धि की गई। रमन के वेतन में 3 वर्षों में अलग अलग वृद्धियां की गई, और 3 वर्षों में वृद्धि के बाद रमन का वेतन इतने रुपया हो गया। लेकिन जो दूसरे वर्ष की वृद्धि थी उसको उन्होंने ए से दर्शाया है और दूसरे वर्ष की वृद्धि को ही पूछा है। अब समझिएगा, रमन का वेतन आज कितने रुपए है? 45,000 रुपये है। ये पहला वर्ष गया, ये दूसरा वर्ष गया, ये तीसरा वर्ष गया, ये पहला वर्ष, ये दूसरा वर्ष, ये तीसरा वर्ष। 3 वर्ष बीतने के बाद रमन का आज वेतन कितना है? 83,160 रुपया है।
पहले वर्ष कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 10% की वृद्धि हुई। दूसरे वर्ष कितने परसेंट की वृद्धि हुई? A% की वृद्धि हुई। तीसरे वर्ष कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 20% की वृद्धि हुई। और बाद में उसका वेतन इतने रुपया हो गया। अब सुनते जाइएगा, रमन का वेतन आज 45,000 रुपया है और जब भी वृद्धि होती है तो उसको 100 में जोड़ते हैं, तो 10% की वृद्धि हुई तो 110/100। और दूसरे वर्ष में A% की वृद्धि हुई तो 100 प्लस A/100। ठीक। तीसरे वर्ष में 20% की वृद्धि हुई तो 120/100। और तीनों वृद्धि के बाद रमन का वेतन 83,160 रुपये था। चलो इसको कैलकुलेट करते जल्दी से। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। इस वाले 2 जीरो से 1 और 2 जीरो काट दो। इस वाले 1 जीरो से 1 जीरो काट दो। और ये काटो 2 छंग 12 और 2 पंची 10। और ये काट दो 5 9 45। ठीक है, कोई परेशानी? अब चलो काटो इसको। 9 एकन्नम 9। अब यहाँ पे काटो 9 9 81। 2 बचेगा 21 होगा। 9 दूनी 18, 3 बचेगा 36 होगा। 9 चौको 36 कट गया। फिर 11 एकन्नम 11। यहाँ पे काटो 11 अठे 88। 4 बचेगा। 11 चौको 44। फिर से काटो 14 छंग 84 140। मीन्स 100 प्लस A बराबर 140। ये 100 उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो A की वैल्यू कितनी आ गई? 40%। ये आंसर में लिखा हुआ है 40%। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल एक नए तरीके का प्रश्न आपको आज देखने को मिला होगा। इस तरह के हमने प्रतिशत में बहुत सारे प्रश्न कराया है। अगर आपने परसेंटेज की क्लास नहीं पढ़ी तो परसेंटेज की क्लास पढ़ लो। मतलब एक एक क्लास भी पढ़ते जाओ, जिससे ये 10 का डोज आपके लिए थोड़ा सा सुटेबल हो, उचित हो। जब आप कहीं से, अगर आप कहीं से भी पढ़े हो तो मत पढ़ो, तब तो आप डोज ही लो बस। अगर आपने कहीं से नहीं पढ़ा तो हमसे हमारी क्लासेस ज्वाइन कर लो, या जहाँ से भी पढ़ना चाहते हो वहाँ से पढ़ लो, ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी आप पढ़ना चाहते हो। बताइए, कोई डाउट है आपको? आगे बढ़ा जाए? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न लिया जाए। आइए, फिर से एक बेहतरीन प्रश्न हम कह सकते हैं। कह रहा है 20,000 तथा 40,000 की राशियों को 3 वर्षों के लिए क्रमशः 10% तथा 15% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर दिया गया। कुल साधारण ब्याज कितना होगा? तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। ये आपका साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है। P हमारा होता है प्रिंसिपल, R हमारा होता है रेट, T हमारा टाइम। अब समझिएगा, अब दोनों जगह से ब्याज निकालना है, पहले से और दूसरे से, और कुल ब्याज आपको बताना है ना, कुल साधारण ब्याज बताना है। तो पहले आपने 20,000 रुपये के धन को कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए क्रमशः 10%, पहले वाले को 10% पे, फिर 40,000 रुपये की धनराशि को 3 वर्षों के लिए 15% पे निवेश किया। दोनों धनराशियों को अलग अलग धनराशि को अलग अलग रेट पर निवेश किया, अलग अलग दर पर निवेश किया, तो दोनों से अलग अलग ब्याज मिलेगा। फिर उसी को कुल ब्याज बता देना है। चलो कैलकुलेट करो जल्दी से। 2 जीरो कटेंगे, ये 2 तिहाई 6, यहाँ से ब्याज आएगा 600 रुपये। यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 15 तिहाई 45, 15 चौको 60, यहाँ से ब्याज आएगा 6,000 रुपये। अच्छा, ऑप्शन में नहीं है। अच्छा, हमने एक जीरो कम ले लिया। ओहो सॉरी, फिर से एक बार कैलकुलेट कर देते हैं। एक जीरो कम ले लिया है, कोई बात नहीं। ये 20,000 है, वही मैं कहूँ कैसे ऑप्शन में नहीं, तुम कह रहे हो ऑप्शन में नहीं है। ऐसे कैसे नहीं है यार, मतलब बता नहीं सकते हो कि सर जी 1 जीरो रह गया है। 3 गुणे 15/100। सुबह से पढ़ाते पढ़ाते थक जाता हूँ, ठीक है। सुबह से पढ़ाते पढ़ाते थक जाता हूँ, कभी कभी माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, तो थोड़ा सा तुम भी खुश रहा करो, जिससे हम भी खुश रह सकें। चलो कैंसिल आउट किया जाए। चलिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, तो ये आ जाएगा 2 तिहाई 6 और 3 जीरो लगा दो। 2 जीरो 2 जीरो काट दो, 15 चौको 60 और 6 तिरिक 18, सॉरी 15 चौको 60 और 6 तिरिक 18, ये आ जाएगा 18,000। सबको जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ो, 18 6
24,000, तो टोटल ब्याज कितने रुपया आया? 24,000 रुपया आया। बताओ कोई डाउट? CGL मेंस 2022 में इतने आसान प्रश्न, बताइए कुछ करना है। उसने कहा था कि 20,000 रुपये की धनराशि को 3% वार्षिक 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से निवेश करते हैं। फिर 40,000 रुपये की धनराशि को 3 वर्ष के लिए 15% की वार्षिक दर से निवेश करते हैं। दोनों से जो ब्याज मिले उसको जोड़ के बता दो कि कुल ब्याज कितना मिलेगा। पहले वाले से 6,000 रुपये ब्याज मिला, दूसरे वाले से 18,000 ब्याज मिला, दोनों को जोड़ दिया तो कितने रुपये ब्याज मिला? 24,000 रुपये टोटल ब्याज मिला। चलिए आगे बढ़ा जाए, जल्दी जल्दी बढ़ते रहिए भैया, थोड़ा सा स्पीड से पढ़िए। आइए अगला प्रश्न, ये भी देखिए एक और खतरनाक प्रश्न, मतलब ये प्रश्न हम कह सकते हैं थोड़ा सा अच्छा है। ये प्रश्न हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा बढ़िया प्रश्न है। क्या कह रहा है? कह रहा है 400 से 700 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें अंक 6 ठीक 2 बार आता है। जैसे एक संख्या 466, दूसरी संख्या 566, इसमें अंक 6 कितनी बार आया? 2 बार आया। थोड़ा सा पानी पीते हैं तब तक आप क्वेश्चन समझो। इसमें संख्या कितनी बार आई? 2 बार आई, 6। अब ऐसी संख्याओं को तो काउंट ही करना पड़ता है और कोई इसका उपाय नहीं होता। अब अगर 1-2 संख्याएं तो यहाँ हो गई। अब अगर एक सीरीज की बात की जाए, ये वाली 616, 626, 636, 646, 656, 666, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 6 3 बार आ गया। 676, 686, 696, देखिए यहाँ पे सब जगह 6 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। अब आगे बताइए, आगे एक सीरीज ये वाली है 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, फिर 666, ये नहीं आएगा। 667, 668, 669, देखिए यहाँ पे 6 कितनी बार है? सब में 2-2 बार है। ऐसी संख्याओं की बात कर रहा है। अब ये टोटल संख्याएं कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, एक कोई संख्या छूटी है अभी, उसको चेक करिए जरा से भैया, क्योंकि 19 नहीं टोटल 20 संख्याएं होंगी। एक संख्या कोई छूटी, जरा से आप चेक कर लो कौन सी छूटी है जल्दी से। 60 61 62 63 64 65 66। अच्छा एक संख्या जानते हो कौन सी छूटी है? इसके पहले वाली कौन सी? 606। 606 में भी तो 6 2 बार आएगा। तो भैया ऐसे प्रश्नों को करने का कोई तरीका है ही नहीं, ऐसे ही करके हमें काउंट करना पड़ेगा पेपर में, और कोशिश जारी है। ऐसे हमने बहुत सारे प्रश्न लिए हैं, लगभग 10-12 प्रश्नों पे मैं काम कर रहा हूँ। अगर जैसे ही मेथड बन के तैयार होता है, मेथड आपके सामने होगा। तो क्लास को रेगुलर वे में देखते रहना, 10 के डोज को। किसी क्लास में जैसे ही मेथड तैयार हो जाएगा, क्योंकि हमने ऐसे बहुत सारे प्रश्न UPSI 2022 के पेपर में देखे हैं, तो जैसे ही इसका कोई सॉलिड मेथड बन के तैयार होगा वो आपके सामने होगा। अभी मेरे पास यही मेथड है, तो ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है, इसमें संख्याएं गिननी पड़ती हैं, ठीक है। तो इसमें आएगा 20। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी एक बेहतरीन प्रश्न है, दिल्ली पुलिस में आया। दिल्ली पुलिस 2020 के पेपर में इतना लाजवाब प्रश्न, जल्दी से पढ़ो एक बार, बहुत ही खतरनाक प्रश्न है, जल्दी से पढ़ो। इस क्वेश्चंस को तो मैं आपको देने वाला था घर के लिए, लेकिन क्वेश्चन कुछ इतना अच्छा है कि आप शायद घर पे छोड़ दो। कह रहा तरुण की आयु एक पूर्णांक संख्या का घन है। आज प्रेजेंट टाइम में जो तरुण की आयु है ये एक पूर्णांक संख्या का क्या है? घन है।
2 वर्ष पूर्व मीन्स 2 साल पहले एक अन्य पूर्णांक संख्या का वर्ग था। मीन्स आज जो तरुण की आयु है वो एक पूर्णांक संख्या क्या है, घन है। लेकिन अगर उसी आयु से 2 वर्ष पहले चले जाते, 2 वर्ष पहले, तो वो किसी अन्य पूर्णांक संख्या का क्या हो जाता, वर्ग हो जाता। तरुण को कितने वर्षों की प्रतीक्षा करनी होगी जब उसकी आयु फिर किसी पूर्णांक संख्या का घन होगा? कितना अच्छा प्रश्न। कहने का मतलब है कि प्रेजेंट में जो है तरुण की जो आयु है वो किसी पूर्णांक संख्या का वर्ग है, पूर्णांक संख्या का वर्ग है, लेकिन उसी आयु से अगर हम 2 साल पहले चले जाएं तो वो किसी संख्या का वर्ग होना चाहिए। मतलब अगर हम कहें कि 3 का क्यूब 27 होता है तो आज तरुण की आयु 27 वर्ष है। अगर हम 2 साल पहले चले जाएं तो तरुण 25 साल का था, तो ये 5 का स्क्वायर हो गया। यही तो कह रहा तरुण की आयु एक पूर्णांक संख्या का घन है, मीन्स 3 का क्यूब है। अगर हम 2 साल पहले चले जाएं तो यह किसी अन्य पूर्णांक संख्या का क्या था, वर्ग था। मतलब अगर 2 साल पहले की बात की जाए तो उसकी आयु जो है किसी अन्य पूर्णांक संख्या का वर्ग था। अब उसे कितने वर्ष प्रतीक्षा करनी होगी कि कितने वर्ष प्रतीक्षा करनी होगी कि उसकी आयु फिर किसी संख्या का वर्ग बन जाए। मतलब अगर इसमें 37 जोड़ दिया जाए, 37 वर्ष जोड़ दिया जाए तो इसकी आयु कितनी हो जाएगी, 64 वर्ष हो जाएगी। और 64 वर्ष किसी का क्यूब है। यही तो कहा तरुण को कितने वर्ष प्रतीक्षा करनी होगी जब उसकी आयु फिर किसी पूर्णांक संख्या का घन हो जाए। तो 37 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद उसकी आयु जब 64 वर्ष होगी तो वह किसी अन्य पूर्णांक संख्या का वर्ग हो जाएगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, बेहतरीन और लाजवाब प्रश्न। भैया इस प्रश्न को आप नोट डाउन जरूर कर लेना, ये किसी भी पेपर में रिपीट किया जा सकता है। इस प्रश्न को पहली बात तो मैं होमवर्क में देने वाला था, लेकिन मुझे प्रश्न कुछ ऐसा लगा कि शायद आपको समझा दिया जाए तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि प्रश्न का लेवल बढ़िया है। चलिए फिर मिलते हैं कल बेहतरीन प्रश्नों के साथ। ऐसे ही खतरनाक प्रश्न जो पेपर में पूछे गए हैं, अच्छे लेवल, खराब लेवल, सारे प्रश्न आपके मुलाकात होती रहेगी। चलिए फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। और हाँ, शेयर करना मत भूलिए, लाइक करना मत भूलिए, कमेंट करना मत भूलिए। ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन क्लास प्रोवाइड करने का काम करूँगा। धन्यवाद आप सभी लोगों का।